Welcome everyone to our channel. I promise you we will provide you with valuable information on this channel. Today we are solving the question paper of UKPSC 2022. So let's get started with question number first. The first question क्या कह रहा है आपका? Which of the following countries is not located in the continent of Africa? तो आपको पता है जो गयाना है ना आपका, जो साउथ अमेरिका है, गयाना है ना आपका जो साउथ अमेरिका है, उसका जो नदर्न कोस्टल वाला पार्ट है जो कि आपका कैरिबियन रीजन से कनेक्टेड है, वहाँ पे आपका गयाना। तो इसका आंसर है गयाना। बाकी आपको पता है जो गैबोन हो गया, गिनिया हो गया, गिनिया बिसाऊ हो गया, ये सारे के सारे आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन आपका, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एज वी नो डैट इसका आंसर एंडीज माउंटेन रेंज होगा। अगर आपसे पूछते विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका, तो इसका आंसर होता है आपका रॉकीज। ठीक है, अगर आपसे पूछते विच इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर होता है आपका हिमालय। अगर आपसे पूछते ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो यूरोप में लाई करता है, तो उसका आंसर होता है आल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स। तो सबसे पहले आप मैप बना लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, ये जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, यहाँ से ईस्टर्न घाट आया, यहाँ से वेस्टर्न घाट आया, तो जहाँ पे मीट कर रहा है इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये आपका नीलगिरी हिल्स हो गया। आपको सिर्फ आंसर ही नहीं देखना, आपको सारे ऑप्शन भी देखने हैं। तो ठीक है, आपको पता है इसका जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, उसका नाम क्या है, बता सकते हो? इसका आंसर है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा इसका आंसर है। फिर इसके नीचे आता है आपका अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है आपका, अन्नामुड़ी या अन्नाईमुड़ी। ठीक है, फिर इसके नीचे आपका कार्डमन हिल्स। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दिखाया अलग अलग स्टेट में, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो अरावली है ना, जो अरावली है उसका हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, उसका नाम है आपका गुरु शिखर। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। तो हो गए, हमने सारे ऑप्शन देख लिए। सह्याद्री हिल्स, इसको ही वेस्टर्न घाट को कहते हैं। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका। फोर्थ क्वेश्चन होता है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो इसका आंसर आपका बेंगुला। जैसा आपको पता है बेंगुला किसके अलोंग फ्लो करता है, ये आपका फ्लो करता है साउथ वेस्टर्न कोस्टल अफ्रीका के अलोंग फ्लो करता है। बाकी जितने भी नॉर्वेन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम है ना, ये आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जब भी आपका नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ कोई करंट आता है तो वो हमेशा आपका कोल्ड करंट होता है। जब भी आपका इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाता है करंट, वो आपका हमेशा वार्म करंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो फिर आपको बस इतना ही नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्वेन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, आपको पता है सारे के सारे जितने भी है वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है, वार्म ओशनिक करंट है। अब लोकल विंड करंट मत बोल देना क्योंकि वो अलग है। ठीक है, तो आपको ना इन सबके नाम पता होना चाहिए। तो इनके नाम जैसे हम पहले कोल्ड करंट का देखते हैं। ठीक है, कोल्ड करंट का नाम देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमबोल्ट, जिसको हम पेरू करंट कहते हैं, पेरू करंट, इसी को पेरू करंट भी कहते हैं। अभी हमने देखा बेंगुला, कैनेडी, कैलिफोर्निया और कौन कौन से होते हैं, और लेब्राडोर, सोमालिया, फाल्कलैंड और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे आपके कोल्ड करंट हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं वार्म करंट। वार्म करंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा नॉर्वेन, फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और अगलास, अल नीनो, मोज़ाम्बिक और अलास्कन, और भी है बट अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो गए वार्म करंट एंड कोल्ड करंट।
तो इसका आंसर क्या है? बेंगुलर। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो आपका सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो आपका है ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखना। सेकंड आपका न्यू गिनिया। ठीक है, ये याद रखना। जो मेडागास्कर है ना आपका, ये अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। जैसे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑप्शन जैसे फोन या फोन जो भी बोल सकते हो आप, बोरा, मिस्ट्रल, खामसिन, ये किसके बारे में कह रहा है? ये सारे के सारे आपके लोकल विंड करंट है। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये कौन से एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं। फोन आल्प्स माउंटेन वाले एरिया को अफेक्ट करता है, राइट। आपको पता है ये हॉट या वार्म और डस्टी करंट है। ठीक है, और जो बोरा है, बोरा वाला गलत है आपका। बोरा ना जो एड्रियाटिक सी वाला रीजन हो गया और जो इटली वाला रीजन हो गया उसको इफ़ेक्ट करता है, साइबेरिया को नहीं करता है। खामसिन ये इजिप्ट को इफ़ेक्ट करता है, राइट, ये उसको करता है। ये मिस्टर रोन वैली ये भी उधर साइड इफ़ेक्ट करता है। और जो बोरा और जो मिस्ट्रल है ये आपके लोकल कोल्ड विंड करंट है। ठीक है, और फोन और खामसिन आपके हॉट वार्म डस्टी करंट है। ठीक है, ये याद रखना आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है जो फर्स्ट है वो आपका नाइल है। अगर आपसे पूछते कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तब आपका आंसर होता है अमेज़ॉन। ठीक है, बट ये अभी आपसे लॉन्गेस्ट पूछा है ना, सेकंड, तो इसका आंसर तो यही है। ठीक है, थर्ड पूछते लॉन्गेस्ट रिवर तो यांगशी होता है, और यांगशी आपका क्या है? एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, ये याद रखना। मिसौरी आपका नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और मिसिसिपी आपका नॉर्थ अमेरिका का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। आपको पता है क्वार्जाइट, मार्बल, नीज, ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। बट जो आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट आपका किसका टाइप है? ये आपका सेडिमेंट्री का टाइप है। ठीक है, सेडिमेंट्री का टाइप है। आपको ये पता होगा जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो ज़्यादा हार्डर होता है किसी सेडिमेंट्री रॉक से, और कभी कभी इग्नेस रॉक से भी ज़्यादा हार्डर होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसका आंसर होगा डोलोमाइट। ठीक है, ये नहीं है। विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यास रेंजेस। अगर आपको जब भी कन्फ्यूजन होगा ना तो आपको सबसे पहले मैप बना लेना है। ठीक है, आपने मैप बनाया, ये बनाया, आपको पता है यहाँ पे क्या है? अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका विंध्या रेंज, यहाँ पे अरावली, यहाँ पे आपका मालवा, ये मालवा आ जाएगा, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर, यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे आपका दंडकर्ण्य प्लेट्यू, यहाँ पे आपका तेलंगाना प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या है? मालवा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मालवा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। अगर आपको याद ना हो तो ही याद रखना, शुगर हमेशा क्यूब की फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर क्यूबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विच इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलज। बास्पा, स्पीति, ब्यास, ये सारे के सारे आपके ट्रिब्यूटरी है सतलज के, बट रावी नहीं है। जो आपका सतलज है ना, सतलज पता है आपका कहाँ से आता है? जो एक राक्षस ताल है, लेक मानसरोवर के नियर है या माउंट कैलाश के नियर है, वहाँ से आता है आपका सतलज। ठीक है, और जो शिपकिला पास है हमारे इंडिया में एंटर कहाँ से करता है? शिपकिला पास से एंटर करता है। ठीक है, ये याद रखना आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। आपको पता है इसका आंसर कोपेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर। जैसे आपको पता है जो होमोस्फेयर है वो आपका एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, तो जो इसमें आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारे के सारे आपके क्या है? होमोस्फेयर। बट जो आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है, ये सारे के सारे आपके आंसर होते हैं हेट्रोस्फेयर के, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोदारमा इज़ फेमस फॉर विच मिनरल। आपको पता है माइका। ये कोदारमा कहाँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ के, झारखंड स्टेट के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उसके लिए फेमस है, माइका मिनरल के लिए, ठीक है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर। इन विच रिवर माता टीला डैम इज सिचुएटेड, बेतवा। HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पंपिंग स्टेशन, गुना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो इन 2011। देखा जाए तो उस समय केरला की सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो थी, ठीक है, 2011 में। बट अगर हम ऑप्शन के उससे देखें, ऑप्शन में तो केरला नहीं है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। एज वी नो डैट तिलंगचोंग, जो तिलंगचोंग है आपका, वो अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है, ठीक है। बाकी अगेठी, कावरत्ती, कालापेनी, सारे के सारे आपके लक्षद्वीप आइलैंड में है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ होगी। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, CWG, ये याद रखना। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज। आई थिंक इसका आंसर 5 होना चाहिए। कौन कौन से आपके, ये आपका चमोली, ये हो गया उत्तरकाशी, ये हो गया आपका पिथौरागढ़, ठीक है, और ये हो गया आपका चंपावत, और ये हो गया आपका उधम सिंह नगर। ये ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री से लिंक करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011 एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल एंड अल्मोड़ा। अगर आपसे ओवरऑल इंडिया में पूछा जाता तो इसका आंसर होता नागालैंड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड्स सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर, ना। सोर्स रीजन ऑफ लांगना रिवर, ना। सोर्स रीजन ऑफ यमुना रिवर, ना। इसका आंसर है सोर्स रीजन ऑफ टॉन्स रिवर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो गोविंद है ना, गोविंद को सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा, कब? 1955 में, ठीक है। फिर उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क को 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिचुएटेड विद सिडकुल। सिला कोई भी है, सितारगंज भी, हरिद्वार भी, तो इसका आंसर है रुड़की। आपका रुड़की ही नहीं है, ठीक है, सिडकुल से एसोसिएटेड। खैर इज़ अ ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये हमारा लोगो है। कम हेयर स्टार्ट ओवर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ पंचायत डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 मंथ। आपको पता है पंचायती राज सिस्टम, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 2 टायर सिस्टम था, तब 3 टायर सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो जब 2 टायर सिस्टम, अब 2 टायर सिस्टम हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया रूरल एरिया में। 74th अमेंडमेंट एक्ट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया आपका अर्बन एरिया में, ठीक है। ये चीज़ें लाई गई और ये आपका पार्ट 9 में आता है, और पार्ट 9 में आता है 29 आइटम्स होते हैं इसके अंदर, ये सब्जेक्ट कह सकते हो आप। तो आपको ना ये चीज़ें ध्यान देना है। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो आपका हो गया नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, और जहाँ 5th और 6th स्केड्यूल लगा होगा वहाँ भी आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है। और जो मणिपुर है ना, जैसे मणिपुर का एक हिली वाला एरिया हो गया, एक प्लेन एरिया हो गया। आपको पता है प्लेन वाले एरिया में मैती लोग रहते हैं, हिली वाले एरिया में आपके कुकी लोग रहते हैं। तो जो आपका हिली वाला एरिया है ना, वहाँ भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। वैसे ही आपके वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला पार्ट है, जो गोरखा हिल्स है ना, वहाँ भी
नहीं लगता है, ठीक है, आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और क्या क्या हो सकता है, हाँ, तो जो 29 आइटम्स है ना हमारे पंचायती राज सिस्टम में, उसमें क्या है कि हमारे पंचायत को पावर दी गई कि आप उन आइटम्स में कानून बना सकते हैं, बट ये खुद अपने उससे नहीं बना सकते जब तक उसको स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्शन या उसको परमिशन नहीं देगा, या तो तब तक वो नहीं बना सकते। तो उसको गाइड जो भी करेगा स्टेट लेजिस्लेचर ही देगा, ठीक है, वैसे तब जाके पंचायती राज सिस्टम उनमें कानून बनाएगी। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और हाँ, और आपको ना कमेटी भी याद रखना है इसके ना, कौन कौन सी कमेटी थी। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना, बैग LV। तो पहला आपका बलवंत राय मेहता 1957। सेकंड आपका अशोक मेहता। थर्ड आपका GV राव, ऐसे कुछ है। फिर L सिंघवी। तो आपको याद रखना, बलवंत ने जो भी दिया था 3 टायर सिस्टम दिया था, इससे 2 टायर सिस्टम दिया था। इसी के बाद क्या हुआ था कि आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हो गया था, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। देखो इसमें हम सारे ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है 4th शेड्यूल, तो आपको पता है इट एसोसिएटेड विद द सीट्स एलोकेशन सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। 6th शेड्यूल आपका ट्राइबल एरिया या स्केड्यूल एरिया बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है, जिसमें आपका ATM स्क्वायर विदाउट मनी, यानी कि आसाम, त्रिपुरा और मिज़ोरम और मेघालय है, ठीक है, इसमें मणिपुर नहीं है एडेड। 8th शेड्यूल आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। हाँ, तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल, जो आपके एंटी डिफेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। तो पता है क्या कह रहा है, तो जब, रुको एक सेकेंड, हाँ, तो जब 1985 से पहले ना बहुत गंदा कानून था। मतलब क्या होता था कि जैसे ये लोकसभा है, हाँ लोकसभा है, इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये हो गया X, ये होगा Y, ये हो गया Z। अब क्या हुआ, आपको पता है गवर्नमेंट कब रहती है, गवर्नमेंट तब तक रहती है जब तक उसकी मेजॉरिटी होती है, किसमें, लोकसभा में, तब तक रहेगी। अब जो इसके मेंबर्स हैं, अब क्या हुआ कि जो जेड था, जेड ने बोला X पार्टी को, यार मैं आपको 2-2 करोड़ दूंगा, आपके हर एक मेंबर्स को आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ की पार्टी वाले जेड पार्टी में आने लग गए। इससे क्या होने लगा कि इसकी जो मेजॉरिटी थी वो कम होने लगी। अगर मेजॉरिटी कम होने लगी तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपकी सरकार गिरने लगी, ठीक है। उसके बाद ये आप देखा जाए तो वोटर्स के साथ क्या है, चीटिंग है ना। जैसे बहुत लोग क्या है, जैसे बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि यार उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कैंडिडेट उठा है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें मोदी को वोट देना, बट उनको ये नहीं पता होगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कैंडिडेट उठा है। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने इनको वोट दिया होगा और बाद में जाके ये पैसे की लालच में जाके दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे में वोटर्स के साथ वो होगा ना, खिलवाड़ होगा उनकी। तो फिर क्या हुआ कि इस वजह से क्या हुआ कि जब राजीव गांधी की सरकार थी ना, तो उस समय क्या हुआ कि जो शेड्यूल बनाया गया, इन्होंने 10th शेड्यूल बनाया गया, इसमें बोला गया कि जिस पार्टी का आदमी ऐसे धोखे करेगा, ऐसे चालाकी से करेगा, तो वो डिफेक्शन में काउंट होगा। तो जो ये डिफेक्शन होगा आपका, तो ये ग्राउंड हो सकता है किस चीज़ का, डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है, ग्राउंड हो सकता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन का। तो हो गया। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें क्या होता है, जैसे एक आर्टिकल 102 क्लॉज 2 है, इसमें जो फाइनल डिसीजन होगा आपका, किसका होगा फाइनल डिसीजन, प्रेसिडेंट का, नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो। जो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं ना, जो इसमें फाइनल डिसीजन होगा आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर का होगा। कौन होता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर, या तो स्पीकर होगा या तो चेयरमैन होगा, ठीक है। तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो जो उसका फाइनल डिसीजन होगा आपका हमेशा स्पीकर और चेयरमैन का होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 क्लॉज 2। अगर आर्टिकल 102
क्लॉज 1 की बात करें तो इसमें जो प्रेसिडेंट होगा ना, वो जो भी डिसीजन लेगा किसके कहने पे लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब क्या हुआ कि आपका इलेक्शन, आपको पता है कि जो एमपी होते हैं ना, जो आपके एमपी होते हैं, ठीक है, जो आपके एमपी या तो वो इलेक्शन से जाएंगे, है ना, या तो वो नॉमिनेटेड होके जाएंगे। जो इलेक्शन से जाएंगे या तो किसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कोई बीजेपी हो गया या आप पार्टी हो गई, या मतलब किसी ना किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जो दूसरे वाले होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, है ना, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, मतलब निर्दलीय होंगे। ठीक है, निर्दलीय होंगे। ठीक है, और नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड वाले को क्या होगा, अगर वो पार्लियामेंट में आ गए, ठीक है, पार्लियामेंट में आ गए तो उन्हें कह दिया जाएगा कि आपको 6 महीने का टाइम है आपके पास, आपको कोई भी पार्टी पसंद हो आप उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपने 6 महीने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन करा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर उस पार्टी को, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना है, वरना उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आपके इंडिपेंडेंस सिंबल, ये सारी चीज़ हो गई। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो लेजिस्लेचर बन चुके हैं, वो अगर 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो एमपी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा कि किस बेस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब जैसे कोई निर्दलीय या इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है, उसने उससे लड़ा, मतलब उसने खुद के दम पे वो इलेक्शन जीता। ठीक है, खुद के दम पे जीता उसने। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी की बेइज्जती करती है ना, जैसे कांग्रेस बीजेपी की करती है, बीजेपी कांग्रेस की, आपकी, ऐसे चलता रहता है। अब वो जीत गया, अब वो कुछ टाइम बाद क्या कर रहा है कि जीत करने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो ये भी आपका डिस्क्वालीफाई में काउंट हो जाएगा अगर आपने जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये भी तो धोखा ही हुआ ना। ठीक है, अब आता है थर्ड ग्राउंड। थर्ड ग्राउंड क्या कहता है, अगर एक आदमी ने इलेक्शन लड़ा किसी पार्टी के बैनर के अंदर, ठीक है, उसने लड़ लिया, अब क्या हुआ कि वो जीत गया, उसके बाद वो कहता है मैं इस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। अगर वो खुद अपना मेंबरशिप गिव अप कर रहा है तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। फिर दूसरा कंडीशन क्या है इसमें क्या होगा कि अगर किसी पार्टी ने उस पार्टी के मेंबर को डायरेक्शन दी, उस मेंबर ने क्या करा, उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा। ठीक है, उसने बोला था कि यार देख कल प्रेजेंट होना है, ये काम करना है, वो करना है, अब उसने क्या किया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो उस पार्टी की जो उसकी मेंबरशिप थी ना, वो भी नहीं रहेगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, जो डायरेक्शन देता है उसको भी विप कहते हैं, जो डायरेक्शन होती है उसको भी विप कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। अब जैसे किसी को दिक्कत होती है, जेन्युइन दिक्कत है, अब जैसे एक इंसान को दिक्कत हो रही तो वो आई डोंट थिंक सो दिक्कत होगी किसी को भी। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत है तो उसको दिक्कत में काउंट किया जाएगा। जैसे एक पार्टी है, अब उसके ना उनके बहुत सारे सदस्यों को क्या है, उस पार्टी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसमें क्या एक प्रोविज़न ऐड कर दिया था 10th शेड्यूल में कि जो 2/3 ऑफ मेंबर, ठीक है, 2/3 ऑफ मेंबर, ठीक है, जितने भी होंगे, अगर ये लोग किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं तो ये मर्ज कर सकते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 100 लोग हैं, ठीक है, उसका जो 2/3 पार्टी है 100, तो 66.66 समथिंग, यानी कि 67 पीपल होंगे जो वो दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे आपके। ठीक है, यानी कि उनको जनरल दिक्कत है, तो ये हो गया, ये आपके एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, एक और आता है एक्सेप्शन में, जैसे स्पीकर है। अब स्पीकर कैसे चुनते हैं, स्पीकर लोकसभा आपस में ही किसी एक मेंबर को चुन के स्पीकर बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब वो मेंबर स्पीकर बन जाता है तो वो क्या करता है, अपनी मेंबरशिप को क्या करता है, अपनी मेंबरशिप को रिज़ाइन कर देता है। अब वो रिज़ाइन करता है तो इससे कौन सा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होता है डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अब क्या होता है कि अब वो जैसे पोस्ट से हट गया, वो दोबारा पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा। ठीक है, पोस्ट से हट गया
ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन पार्टी अगेन, तो उसके बाद क्या होगा कि वो ज्वाइन कर सकता है बट वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो ये सारे के सारे आपके एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं। फिर इसमें एक केस आया था आपका क्योतो होलचन वर्सेस ऐसे कुछ है, ठीक है, 1992, क्योतो होलचन वर्सेस जचिलोहू 1992, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, जैसे बोला था ना कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर की फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है, बोला था ना। तो इसमें क्या है कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो रहेगा, बट जो इनके स्पीकर और चेयरमैन का जो डिसीजन होगा ना, उस पर हम जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। तो यही इसमें बोला गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ये हो गया आपका 10 स्केड्यूल, ठीक है। इसका आंसर है 10 स्केड्यूल, ठीक है। अब आया हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी। 15 होगा क्योंकि टोटल इसमें 22 होता है, 15 लोकसभा में होता है और 7 आपके राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज गोल एट विच सेशन? लाहौर सेशन 1928, 29, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। When the Hindi version of national anthem Jan Gan Man was adopted by Constituent Assembly of India 24 January 1950, ठीक है। Among the following who was the first president of Human Rights Commission of India? इसका आंसर होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। Who among the following was the first Lieutenant Governor of newly created Union Territory of Jammu and Kashmir? इसका होगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। To whom the Chief of Defence Staff CDS is a military advisor on tri-services matters? तो इसका आंसर होगा आपका डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड? इसका आंसर होगा 1919। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ये आपका लीगल राइट, आपको पता है ना, अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट से आपका क्या किया गया था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में डाल दिया था, ठीक है। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स ऑफ जोनल काउंसिल? इसका आंसर है होम मिनिस्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।